नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 13। हमसे पूछा वी ए माइनस वी बी विल बी, यानी पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में एक सर्किट बना के दिया है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 13 सॉल्यूशन। यहाँ एक सर्किट डायग्राम बना के दिया है। पॉइंट ए से एक आगे बढ़ें तो सेल मिल रहा है, फिर आगे बढ़ें तो एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, और आगे बढ़ें यहाँ पर एक और सेल मिल रहा है, यहाँ पर और आगे बढ़ें एक और रेजिस्टेंस मिल रहा है, और आगे बढ़ें एक और सेल मिला। यहाँ पर बच्चों कोई पॉइंट बी है। वैल्यूज मेंशन किए गए हैं कि इस समय जो करंट चल रहा दिस इज 5 एम्पियर। यहाँ पर बच्चों 15 वोल्ट का ये सेल रहा, 2 ओम का एक रेजिस्टर यहाँ पर कनेक्टेड रहा, 10 वोल्ट की अगली सेल यहाँ पर रखी हुई है ऐसे, और बच्चों यहाँ पर 6 ओम का एक और रेजिस्टेंस है। इसके अलावा बच्चों 5 वोल्ट का एक सेल यहाँ पर रखा हुआ है। मैं यहाँ ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने का प्रयास करूँ तो बच्चों क्या होगा, यहाँ पॉइंट ए से शुरू हो लेते हैं। वी ए डॉक्टर झोला कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको सिखाया पढ़ाते वक्त, वी ए यहाँ पर हो जाएगा -15 क्योंकि प्लस टू माइनस गए। यहाँ पर हो जाएगा करंट की डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, करंट कितना आ रहा है 5 एम्पियर, तो आई इंटू आर -5 इंटू क्या हो जाएगा 2, ड्रॉप में जा रहे हैं, हाई टू लो जा रहे हैं। और यहाँ पर हो जाएगा बेटा -10, और यहाँ पर ड्रॉप में जा रहे हैं हाई टू लो, ये कितना आ रहा है 5 एम्पियर, तो यहाँ पर हो गया -5 इंटू 6। और फिर यहाँ पर हो जाएगा बच्चों लास्ट वाला जो सेल है वो 5 वोल्ट का केवल है, तो -5 प्लस से माइनस गए हैं, इक्वल टू हिसाब किताब कर लें वी बी। इसको सॉल्व करके बेटा आंसर आप निकालोगे तो वी ए माइनस वी बी की वैल्यू आपको मिलेगा 70 वोल्ट। ठीक है, यहाँ 70 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिलेगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा वो होगा बच्चों ऑप्शन सी। ठीक है, करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसिडर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, दिस विल बी ऑप्शन सी। ओके, चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन। वी हैव क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है अ वोल्ट मीटर हैज अ रेजिस्टेंस कैपिटल जी एंड रेंज वी। वोल्ट मीटर बेसिकली एक गैल्वेनोमीटर होगा, और यहाँ पर नॉर्मली उसके अंदर कॉइल का रेजिस्टेंस कैपिटल जी दिखाया जाता है। अभी कोई उसके सीरीज में रेजिस्टेंस नहीं जोड़ा गया है, केवल गैल्वेनोमीटर सिंपल सा है, उसी को अभी वोल्ट मीटर बोल रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो उसका रेंज बताया गया वी है क्वेश्चन नंबर 14। इसका मतलब वो गैल्वेनोमीटर यहाँ पर अगर कोई करंट जाएगा तो ये रीडिंग बताएगा जो वही उसका रेंज कहलाएगा। मैक्सिमम रीडिंग जो बताएगा वो होगा मैक्सिमम करंट इंटू जी, मैक्सिमम करंट इंटू जी, यानी 0 से लेके यहाँ तक की रीडिंग वो दे सकता है। ये रेंज हो गया। आई जी की वैल्यू जब 0 होगा तो 0 वोल्ट वो रीड करेगा, और बच्चों आई की वैल्यू जब आई जी, इसको फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कहते हैं, मैक्सिमम करंट जो कि यहाँ के अंदर हो जाएगा आई जी, तो वोल्टेज उस समय के लिए होगा आई जी इंटू जी। तो ये वोल्टेज का रेंज है, यानी मैक्सिमम वोल्टेज ये रहा। सवाल में ये कहा गया कि इसका रेंज बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है, एन वी कर देना है, कि जो गैल्वेनोमीटर या जो वोल्ट मीटर बिना किसी सीरीज रेजिस्टेंस के वी वोल्ट मेजर कर पा रहा था वो कितना, कैसे क्या किया जाए कि यहाँ पर वो एन वी उसका एन गुना रीड करने लगे। तो आपको पता है बच्चों वोल्ट मीटर की एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, उसका रेंज बढ़ाने के लिए उसके सीरीज में एक हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस जोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पर जो मैक्सिमम रीडिंग ये देगा इस पूरे में देगा बच्चों, मैक्सिमम रीडिंग तब देगा जब वही मैक्सिमम करंट यहाँ से फ्लो हो। यहाँ मैक्सिमम रीडिंग जो कि अब इस बार बोला है वी नहीं, कितना है एन वी, तो जो भी ये रीडिंग देगा उसकी वैल्यू की जगह मैंने एन वी रख दिया, इक्वल टू आई जी इंटू जी प्लस यहाँ के अंदर क्या हो गया आर। अब जो रीडिंग देगा ये देगा, क्वेश्चन के अनुसार ये रीडिंग पहला अगर वी था तो ये कितना होना चाहिए एन वी। बच्चों मुझे सब मिला जुला के निकालना है आर की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए रख देते हैं यहाँ पे बेटा आर की वैल्यू क्या होगी और किसके टर्म में जवाब देना है, कैपिटल जी के टर्म में। तो वी को हटा देते हैं, यहाँ का वी यहाँ ला के रख देते हैं, तो एन और वी के जगह पर हो जाएगा आई जी इंटू कैपिटल जी, रख सकते हैं बच्चों। दिस विल बी इक्वल टू आई जी इंटू जी प्लस यहाँ के अंदर क्या हो गया आर। आई जी ने आई जी को हटा दिया, यहाँ के अंदर बच्चों एन इंटू जी, ये हो जाएगा एन इंटू कैपिटल जी माइनस ऑफ जी इक्वल टू क्या हो गया आर।
मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, मेरे सच्चे बच्चों, मेरे बहादुर बच्चों, सब मिला जुला करके R की वैल्यू मेरे पास हो जाएगा, कैपिटल G को हम कॉमन कर लेंगे तो बचेगा n-1। ओके, कैपिटल G को हम कॉमन कर लेंगे तो बचेगा n-1। और इस तरह से बेटा यहाँ पर जो मैचिंग ऑप्शन मुझे दिख रहा है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, करेक्ट चॉइस दैट वी विल टेक इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, दिस विल बी ऑप्शन बी। ओके बच्चों, दिस is the solution for the question number 14. Now let's proceed down to question number next one. We have question number 15. क्वेश्चन नंबर 15 में बेटा हमसे कहा गया है, एक डायग्राम पहले तो बना हुआ है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बच्चों डायग्राम हमारा कुछ यूं बना हुआ है, एक कोई रेजिस्टेंस है, अगला कोई रेजिस्टेंस है, ये दो रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं और इनके थ्रू एक बैटरी कनेक्टेड है, ऐसे somewhat like this, इस तरह से बच्चों एक बैटरी कनेक्टेड है। दिस इज ऑफ 100 ओम, दिस इज ऑफ 200 ओम, 200 ओम। और बच्चों यहाँ पर 4 वोल्ट का एक सेल है। हमसे कहा गया अ वोल्ट मीटर ऑफ रेजिस्टेंस 200 ओम इज यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस 100 ओम एंड 200 ओम। तो उसकी रीडिंग क्या क्या आएगी, 4 ऑप्शन बनाए गए हैं। बच्चों जिस वोल्ट मीटर को हम वोल्टेज मेजर करने के लिए यूज कर रहे हैं उसके अंदर खुद का रेजिस्टेंस जो है वो 200 ओम के बराबर है, जैसा कि मैंने पढ़ा शायद, हाँ 200 ओम के बराबर है। तो करो कितनी कितनी रीडिंग देगा, 4 ऑप्शन हैं। जब 100 ओम का वोल्टेज रीड करेंगे, जब 200 का। बच्चों यहाँ के अंदर देखो मैं क्या करता हूँ, एक वोल्ट मीटर लाता हूँ और वोल्ट मीटर को यहाँ पर मान लो यहाँ का मुझे रीडिंग लेना है तो ऐसे मैं कनेक्शन करूँगा। जब कनेक्शन करूंगा तो इसका स्वयं का रेजिस्टेंस 200 ओम है, थोड़ा सा मामला यहाँ डिस्टर्ब कर देगा ये। अब इतने पार्ट का जो रेजिस्टेंस आएगा, देखो इतने पार्ट का जब रेजिस्टेंस आएगा, अगर इसको मैं कह दूं ये मेरे पास R डैश है, तो R डैश की वैल्यू बच्चों यहाँ के अंदर कितना हो जाएगा, 200 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 200 प्लस ऑफ 100, यही आएगा ना। यहाँ का रेजिस्टेंस बच्चों हमारे पास हो जाएगा 200 इंटू 100, दिस होल मच इज डिवाइडेड बाई 300, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 200/3। R डैश की वैल्यू बच्चों ये हो गया 200/3, इतना ओम आ गया, इतना ओम। अब बच्चों इस समय यहाँ का जो भी वोल्टेज होगा, जिस समय मैंने वोल्ट मीटर को 100 ओम के क्रॉस 100 ओम के क्रॉस कनेक्ट कर रखा है, जो भी वोल्टेज यहाँ वो पाएगा वही रीड करेगा। अब देखो मैंने यहाँ लगा रखा 4 वोल्ट, यहाँ पर मैंने लगा रखा 4 वोल्ट का सिग्नल, और बच्चों यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट इतने पार्ट का एक साथ मैं देख रहा हूँ तो 200/3। तो इसको मैं वोल्टेज डिवीजन रूल लगा के ये चेक कर लूँ कि यहाँ पे कितना वोल्टेज आएगा, वो उसी को रीड करेगा। तो बच्चों अब मैं क्या देख रहा हूँ कि वोल्ट मीटर लगाने के बाद यहाँ का रेजिस्टेंस बदल चुका है और ये रेजिस्टेंस हो चुका 200/3, जबकि यहाँ पर कितना है 200। ठीक है, ऐसे चेक करते हैं पहला केस। ऐसे बच्चों यहाँ पर एक बैटरी लगा हुआ है जो कि 4 वोल्ट का है। अब 4 वोल्ट का कितना पार्ट यहाँ आएगा, वोल्ट मीटर लगा रखा है, ये रेजिस्टेंस यहाँ का बदल चुका, उसके हिसाब से वोल्टेज का बंटवारा होगा। अब यहाँ पर ये कितना वोल्टेज पाएगा, मान लिया V डैश है, तो बच्चों यहाँ पर मैं सॉल्व कर लेता हूँ। V डैश की जो वैल्यू आएगी वोल्टेज डिवीजन रूल के हिसाब से, दिस रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई दिस प्लस दिस, ये होगा ना, जिसके क्रॉस निकालने जा रहे हैं उसकी वैल्यू 200/3 हो गया। दिस होल मच इज डिवाइडेड बाई 200/3 प्लस 200, 200/3 प्लस ऑफ 200, दिस होल मच इज मल्टीप्लाइड बाई ओवरऑल वोल्टेज, दिस इज इक्वल टू 4 वोल्ट। ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा मेहनत करके हम लोग सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 200/3, दिस होल मच इज डिवाइडेड बाई 600 प्लस 200, दैट मीन्स 800/3 दिस मल्टीप्लाइड बाई 4। ओके बच्चों, सब मिला जुला करके 3 से हो जाएगा कैंसिल और 2 4 जा 8, सब मिला जुला कर बच्चों 1 वोल्ट आ गया। इसका मतलब अगर मैं वोल्ट मीटर को यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ तो जो रीडिंग वो लेगा वो 1 वोल्ट का लेगा, और ऑप्शन पहला ऐसा ही बोल रहा है। यहाँ के अंदर बच्चों ऑप्शन ए में कहा गया है वोल्ट मीटर रीड्स 1 वोल्ट व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस 100 ओम, बिल्कुल सही बोल रहा है। तो यहाँ क्योंकि मल्टीपल चॉइस तो हमारे यहाँ है नहीं, बोथ नन का ऑप्शन इसमें दिया नहीं है,
तो बच्चों करेक्ट चॉइस पक्का है, ऑप्शन ये ही होगा। यहाँ के लिए करेक्ट चॉइस आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन ये हो गया। ठीक है, ओके बच्चों। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 15। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन। वी हैव क्वेश्चन नंबर 16। देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है द टॉलरेंस लेवल ऑफ रजिस्टर विथ द कलर कोड रेड, ब्लू, ऑरेंज, गोल्ड। बच्चों यहाँ पर गोल्ड कलर जो है ये टॉलरेंस बैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो गोल्ड होता है, या तो सिल्वर, या फिर नो कलर। अगर गोल्ड कलर है तो ये समझ लीजिएगा कि टॉलरेंस 5% होगा, और बच्चों अगर सिल्वर कलर है तो टॉलरेंस 10% होगा। नो कलर, कलर है ही नहीं, बैंड ही एब्सेंट है फोर्थ वाला, तो समझ लीजिएगा कि वहाँ पर टॉलरेंस 20% है। तो फिलहाल गोल्ड कलर के लिए पूछा गया है, बहुत सिंपल सा प्रश्न। यहाँ पर बच्चों ऑप्शन ये होगा ±5%। तो यहाँ सॉल्व करने जैसी कोई बात है नहीं बच्चों, सीधे सीधे आप ऑप्शन ये टिक करेंगे। ओके, चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। देखें आप लोग, क्वेश्चन नंबर 17 में बच्चों कहा गया है 2 वायर्स ऑफ सेम मेटल हैव सेम लेंथ बट दियर क्रॉस सेक्शंस आर इन द रेशियो 3:1। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 की हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों, आइए एंजॉय करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है 2 वायर्स ऑफ सेम मेटल हैव सेम लेंथ। 2 वायर हैं बच्चों सेम मेटल, यानी सेम मटेरियल हो गया, उनका रेजिस्टिविटी वही रहा होगा, उनका लेंथ भी सेम है, लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया 3:1 का है। मतलब पहला जो वायर है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा ऐसे, और अगला जो वायर है बच्चों उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, ऐसे। यहाँ पर बताया गया है क्रॉस सेक्शनल एरिया में अंतर है। यहाँ पे पहला वायर है, इसका रेजिस्टेंस R1 मान लिया, इसका रेजिस्टेंस R2 मान लिया, इसका लेंथ हमारा L है, तो यहाँ भी L ही है, लेंथ सेम है। क्रॉस सेक्शन का रेशियो बताया गया है 3:1 है। ओके, क्रॉस सेक्शन का रेशियो बच्चों 3:1, क्रॉस सेक्शन इन दी सेंस क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ A1/A2 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगा बेटा 3:1, ये दिया गया है। कहा गया कि बताइए दे आर ज्वाइंड इन सीरीज द रेजिस्टेंस ऑफ द थिकर वायर इज 10 ओम। ये दे दिया है, R1 को बोल रहा है 10 ओम है, तो R2 यहाँ पर निकाल सकते हैं हम लोग। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, देखो बच्चों यहाँ पर R की वैल्यू हमारे पास होता है ρL डिवाइडेड बाई ये, किसी वायर के लिए, किसी कंडक्टर के लिए इस तरह का। यहाँ रेजिस्टिविटी दोनों केस में सेम, L दोनों का सेम, यानी बच्चों हम यहाँ देखें तो रेजिस्टेंस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, इस प्रकार से बच्चों R1/R2 दिस विल बी इक्वल टू A2 डिवाइडेड बाई A1। ओके, A2 डिवाइडेड बाई A1 इन द सेंस बच्चों यहाँ पर हो जाएगा 1/3, जैसा कि 3/1 A1/A2 है। यहाँ पे बच्चों सब मिला जुला के मैं देखूँ तो R1 की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है बेटा 10 ओम, डिवाइडेड बाई R2 दिस इज इक्वल टू 1/3। तो R2 की वैल्यू यहाँ के अंदर बच्चों हमारे पास हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 ओम। अब कहा गया कि इन दोनों को अगर सीरीज में जोड़ दिया जाए, इसको और इसको अगर सीरीज में लगा दिया जाए, तो सीधे सीधे इनके रेजिस्टेंस क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। तो बच्चों R इक्विवेलेंट सीरीज कॉम्बिनेशन में जो बनेगा सिंपली होगा R1 प्लस ऑफ R2। R1 जो हमको दिया गया बच्चों दिस इज 1, और R1 जो दिया गया 10, और R2 जो हम लोगों ने निकाला वो 30। तो यहाँ पर हो गया 10 प्लस ऑफ 30, सीधा सीधा जवाब हो गया 40 ओम। ओके, तो यहाँ के लिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में करेक्ट जो ऑप्शन जा रहा है वो होगा बच्चों ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी would be the correct choice in this particular question. Now we will enjoy question number next. We have question number 18. क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों आपके सामने है, इसमें ग्राफ बना हुआ है पोटेंशियल और करंट के बीच में। ओके, क्वेश्चन नंबर बेटा 18, ग्राफ इज शोन बिटवीन पोटेंशियल एंड करंट V एंड I, ऐसे। और बच्चों यहाँ पर ग्राफिक्स का जो पैटर्न बना हुआ है वो कुछ ऐसे है, ऐसे चला है।
यहाँ पे पॉइंट्स इंडिकेटेड हैं, कहीं यहाँ पे बच्चों पॉइंट बी लिखा गया है, यहाँ पे कहीं पॉइंट सी लिखा गया है, यहाँ पे कहीं बच्चों पॉइंट डी लिखा गया है, और यहाँ पे लास्ट में पॉइंट ई लिखा गया है ऐसे, और यहाँ पॉइंट ये है। हमसे कहा गया है कि सर बताइए निगेटिव डायनेमिक रेजिस्टेंस कौन से रीजन में पाया जाएगा। बच्चों डायनेमिक रेजिस्टेंस जब हम खोजने जाते हैं वी और आई के कर्व पर तो उस पर टेंजेंट डालते हैं। ये जो टेंजेंशियल लाइन होता है अगर करंट की एक्सिस से बच्चों 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल बनाएगा तो टेन थीटा जो कि डायनेमिक रेजिस्टेंस dV/di के बराबर होगा बच्चों वो निगेटिव आ जाता है। जैसे मान लो बच्चों मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पे टेंजेंशियल लाइन खींचूंगा तो थीटा की वैल्यू पॉजिटिव, थीटा की वैल्यू बच्चों 90 डिग्री से कम होगा तो टेन थीटा पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर सी और डी रीजन में कहीं पर जाकर किसी पॉइंट पर मैं टेंजेंशियल लाइन खींचने का प्रयास करूं बेटा तो यहाँ आप देख सकते हैं, करंट की एक्सिस को थोड़ा आगे बढ़ा लीजिए, यहाँ आप देख सकते हैं कि थीटा ग्रेटर देन क्या हो गया 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये करंट की एक्सिस से जो यहाँ पर बना हुआ था यहाँ से 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल बनाएगा। तो सी और डी रीजन में अगर जाके मैं चेक करूँ बच्चों तो सी और डी रीजन में क्या हो रहा है, टेन थीटा जिसको हम स्लोप कहते हैं, जिसको बच्चों हम लोग क्या नाम देते हैं स्लोप, ये हमारे पास हो जाएगा dV/di, और dV/di की वैल्यू बच्चों यहाँ कैसा होगा निगेटिव आ जाएगा। ये वैल्यू हमारा निगेटिव हो जाएगा क्योंकि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा है। तो डायनेमिक रेजिस्टेंस इसी को कहेंगे, डायनेमिक रेजिस्टेंस की वैल्यू बच्चों यहाँ पर जो भी होगा बशर्ते निगेटिव होगा। ठीक, तो ऑप्शन पर अगर मैं जाऊँ तो करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए बच्चों जो जा रहा है ये है ऑप्शन सी। ठीक है, करेक्ट चॉइस दैट वी विल सेलेक्ट हियर दिस विल बी ऑप्शन सी। ठीक, ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बच्चों एक छोटा सा प्रश्न है, थर्मल स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज ऑफ ऑर्डर ऑफ। मैंने आपको बताया था जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया था कि इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात की जाए तो रूम टेम्परेचर पे -4 मीटर पर सेकेंड के अराउंड आता है। लेकिन अगर थर्मल वेलोसिटी की बात की जाए जो कि थर्मल एनर्जी की वजह से होता है तो बच्चों वो मेरे पास होगा 10⁵ मीटर पर सेकेंड के अराउंड। तो करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए जो होगा बेटा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, करेक्ट चॉइस क्वेश्चन नंबर 19 की बात यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ठीक, चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बेटा हमसे कहा गया है 50 इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस द मेंस ऑफ अ 220 वोल्ट सप्लाई। 50 बल्ब हैं और एक जैसे होंगे मान के चलेंगे, यहाँ पर सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं और 220 वोल्ट की सप्लाई दी गई है। फिर क्या किया गया, आफ्टर वन बल्ब इज फ्यूज्ड, एक उसमें से कोई फ्यूज हो गया उसको हटा दिया गया। द रिमेनिंग 49 bulbs are again connected in series across the same mains. Okay. The illumination will be, illumination मतलब brightness, brightness directly proportional to होगा heat develop। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात हम लोग फिलहाल कर रहे हैं बेटा। एक जैसे बल्ब ले लिए, यहाँ पर बल्ब को कुछ बोला नहीं है कैसे हैं तो कोई ऐसा सिचुएशन दिख भी नहीं रहा है, एक जैसा मान के चलेंगे। यहाँ पर बच्चों बल्ब नंबर 1, बल्ब नंबर 2, बल्ब नंबर 3, ऐसे करके बहुत सारे बल्ब हैं, ऐसे करके बच्चों बहुत सारे बल्ब हैं 1 2 3, कितने बल्ब हैं इस समय, बल्ब की संख्या जो है वो कितनी है 50। और यहाँ पर इन सबको ला करके एक सोर्स से कनेक्ट किया गया, 220 वोल्ट का ये है, 220 वोल्ट, सब ग्लो कर रहे होंगे 1 2 3 ऐसे 50 तक हैं। यहाँ पर बच्चों मान लो एक के अंदर रेजिस्टेंस आर हो तो प्रत्येक को आइडेंटिकल मैं मानूंगा, जैसा कि क्वेश्चन में संदेश दिया गया इंफॉर्मेशन उसके अनुसार मुझे आइडेंटिकल ही लेना होगा। यहाँ पर अभी जो करंट हमारे पास होगा, करंट की वैल्यू आ जाएगी 220 डिवाइडेड बाई, प्रत्येक बल्ब का रेजिस्टेंस अगर आर है तो यहाँ आर के जगह पर आ जाएगा 50R। लेकिन जो दूसरा केस है उसमें केवल 49 बल्ब्स होंगे। ठीक है, केवल बच्चों वहाँ 49 बल्ब्स होंगे। केस 2 डायग्राम बनाऊँ ना बनाऊँ स्पष्ट है,
दूसरे केस में जो करंट जा रहा होगा बच्चों I2 मान लिया तो 220 वोल्टेज वही है, लेकिन अब 49 बल्ब्स हैं, एक बल्ब का रेजिस्टेंस R, तो अब हो जाएगा अपान 49R। तो ये बताइए करंट बढ़ गया ना। दूसरे केस में क्या होगा, ऐसे 49 बल्ब्स लगे होंगे और करंट की वैल्यू इंक्रीज कर गई। करंट की वैल्यू बच्चों जब इंक्रीज कर जाएगी तो प्रत्येक में जो हीट डेवलप होगा I² RT, R और T तो वही है, लेकिन यहाँ पर I की वैल्यू हमारे पास क्या हो गया, बढ़ गया, तो प्रत्येक की ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ जाएगी क्योंकि हीट एनर्जी डेवलप सब में ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट चॉइस होगा, इल्यूमिनेशन विल बी मोर विथ 49 बल्ब्स देन विथ 50 बल्ब्स। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है बच्चों, करेक्ट चॉइस जो हमारे पास आ गया वो हो गया ऑप्शन बी। ओके बच्चों, नाउ लेट्स मूव डाउन टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वी हैव क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में बच्चों दो बल्ब्स हैं, B1 और B2, इनके नाम लिखे गए हैं, दिख रहा है आपको क्वेश्चन में, मैंने यहाँ बना रखा है। और क्वेश्चन में कहा B1 जिसका रेटिंग बताया 100 वाट टू 50 वोल्ट, ओके। B2 की रेटिंग बता रहा है 100 वाट टू 100 वोल्ट, आर कनेक्टेड अक्रॉस 250 वोल्ट। यहाँ पर बच्चों जो सप्लाई दिया गया वो 250 वोल्ट का है। बल्ब नंबर B1 की रेटिंग लिखी गई है, कितना लिखा गया है, 100 वाट, 100 वाट कितना वोल्ट, 250 वोल्ट। यहाँ पर बच्चों 250 वोल्ट है, ओके ऐसे। और बल्ब नंबर B2 की जो रेटिंग है बेटा, B2 की जो रेटिंग है, दिस इज गिवन हियर 100 वाट टू 100 वोल्ट, 100 वाट टू 100 वोल्ट, ये रेटिंग्स दी गई हैं। ये बच्चों बल्ब नंबर 1 की रेटिंग है, ये बल्ब नंबर 2 की रेटिंग है। मतलब क्या हुआ इसका कि पहले बल्ब को अगर 250 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आप देंगे तो वो 100 वाट का आउटपुट पावर देगा। दूसरा बल्ब है उसको बच्चों अगर आप 200 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देंगे तो 100 वाट का आउटपुट पावर वो देगा, ओके। ये दो सिचुएशंस यहाँ पे हैं, इस पे हमें डिसीजन लेना है कि क्या हो सकता है। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, उन्होंने कहा बताइए व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस B2 अप्रॉक्सीमेटली। यहाँ पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा ये मुझे बताना है। तो पोटेंशियल ड्रॉप बच्चों, इसका रेजिस्टेंस मैंने मान लिया R1 है और इसका रेजिस्टेंस मैंने मान लिया R2 है, क्योंकि ये दोनों सीरीज में हैं। तो जो भी पोटेंशियल का बंटवारा 250 वोल्ट मैंने दिया, इसका जो भी बंटवारा हुआ होगा दो भागों में रेजिस्टेंस के रेशियो में हुआ होगा। तो अगर मैं यहाँ रेजिस्टेंस का रेशियो ले लूँ तो मुझे पोटेंशियल का रेशियो भी पता चल जाएगा, जिस बेसिस पर हमें निकाल लेंगे कि भाई यहाँ पर पोटेंशियल वास्तव में यहाँ कितना या यहाँ कितना है। ध्यान दीजिएगा, कंपनी के द्वारा जो लिखित पावर है, कंपनी ने इसी आधार पर, इसी बेसिस पर बल्ब के अंदर फिलामेंट में रेजिस्टेंस को फिक्स किया होगा। ठीक है बेटा, बल्ब नंबर 1 की बात करें, बल्ब नंबर 1 यानी B1 की अगर बात करेंगे तो B1 के लिए क्या होगा, पावर की वैल्यू हमारे पास V² डिवाइडेड बाई R, ठीक है, V² डिवाइडेड बाई R। यहाँ पर पहले बल्ब की जहाँ तक बात है, ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर हम उसके रेटिंग पर सब कुछ लिखें या रेजिस्टेंस निकालने का प्रयास करें तो यहाँ के हमारे पास हो जाएगा V² डिवाइडेड बाई P। तो पहले बल्ब के लिए या दूसरे बल्ब के लिए, बल्ब नंबर 1 के लिए अगर मैं लिखूं तो R1 की वैल्यू हो जाएगी V²। पहले बल्ब को जब हम 250 वोल्ट देंगे, 250 वोल्ट, तब वो जाके आउटपुट पावर हमको क्या देगा, 100। तो इस स्टैंडर्ड के अनुसार R कितना रहना चाहिए यहाँ पर, यहाँ के अंदर 250 का स्क्वायर अपॉन 100। सिमिलरली बच्चों R2 की अगर मैं बात करूँ तो R2 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 200 का स्क्वायर। ये बल्ब नंबर 2 की बात इस बार मैं करने जा रहा हूँ, बल्ब नंबर 2, ओके। यहाँ पर R2 की बात हो जाएगी बच्चों, क्या लिखेंगे, 200 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 वाट, ऐसे। अब देखिए यहाँ पर बेटा सब मिला जुला कर मुझे क्या मिला, देखिए यहाँ पर मान लीजिए पोटेंशियल ड्रॉप, वास्तविक पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर मान लीजिए V1 है और यहाँ पर मान लीजिए V2 है। तो बच्चों V1 अपान V2 जो होगा वो हो जाएगा R1 अपान R2, क्योंकि दोनों बल्ब सीरीज में हैं, दोनों में करंट सेम होगा, पोटेंशियल का बंटवारा रेजिस्टेंस के हिसाब से होगा। तो R1 बाई R2 अगर मैं करूंगा, दिस बाई दिस अगर मैं करूंगा तो 100 100 कैंसिल हो गया।
मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 250 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 200 का स्क्वायर, ऐसे आ गया। क्लियर हुआ ये बात? 250 का स्क्वायर अपान 200 का स्क्वायर हो गया। यानी कि ये रेशियो अगर बच्चों थोड़ा सा मैं मैनेज करूं तो ये हो जाएगा 250 अपान 200 का होल स्क्वायर। थोड़ा और सॉल्व करूं, 0 0 हटा लेता हूं सर, 5 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देता हूं तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 4 का होल स्क्वायर। यानी कि जो रेजिस्टेंस का रेशियो हमारे पास आ गया बेटा, ये V1 अपान V2 इज सेम एज R1 अपान R2 एंड दिस इज सेम एज 25 अपान 16। यहाँ पर हो गया बच्चों 25 अपान 16। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि अगर बच्चों मैं ये मानूं इफ R1 इक्वल टू 25x, R1 इक्वल टू 25x यहाँ पर मैं लिखूं तो R2 को मुझे लिखना पड़ेगा बेटा 16x। ठीक है, 16x। या सीधे सीधे आप ऐसे कर सकते हैं, V1 को अगर आप 25x लिख रहे हैं तो V2 को आपको लिखना पड़ेगा 16x। दोनों के लिए ऐसा सिचुएशन आप लगा सकते हैं। अब 25x और 16x को अगर मैं ऐड करूं, अगर बच्चों मैं ऐड करूं इसको, तो मुझे यहाँ का वोल्टेज प्लस यहाँ का वोल्टेज V1 प्लस V2 मैं कर रहा हूँ एक तरह से, तो मुझे मिलाकर क्या मिलेगा, ये दोनों ज्वाइंट कहाँ से है, 250 से। यहाँ हो गया 250। यहाँ के अंदर बच्चों, यहाँ के अंदर इसको सॉल्व करेंगे, 41x इक्वल टू 250 आ गया, तो x की वैल्यू बच्चों 250 डिवाइडेड बाई 41 होंगे। हमें चाहिए कहाँ, यहाँ का वोल्टेज। तो V2 की वैल्यू अगर मैं निकालने जाऊँ बेटा, देयरफॉर V2 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 16x, और x के जगह पर हो जाएगा 250 डिवाइडेड बाई 41। ठीक है, ऐसे हो गया 250 डिवाइडेड बाई 41। इसको सॉल्व करके हम लोग आंसर निकालने का प्रयास करें तो लगभग में यहाँ पर जो आंसर मिलता है बच्चों, लगभग इसको 40 मान लो, दिमाग में 40 मानोगे तो यहाँ पर थोड़ा इजी हो जाएगा। सॉल्व करके निकालोगे तो लगभग में इसका आंसर आपको मिलेगा 98 वोल्ट। ठीक है, 98 वोल्ट के अप्रॉक्स में इसका आंसर मिलेगा। और आपका जो करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए होगा बेटा, वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट चॉइस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में बच्चों कहा गया है, अ यूनिफॉर्म वायर कनेक्टेड डायरेक्टली अक्रॉस 200 वोल्ट लाइन प्रोड्यूसेज हीट H पर सेकेंड। ओके, क्वेश्चन नंबर बच्चों 22 की बात हम कर रहे हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में बच्चों एक कोई सा वायर है इस तरह से, और इसको बच्चों इस तरह से कनेक्ट किया गया है, और कितने पोटेंशियल डिफरेंस को दिया गया है 200 वोल्ट। इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों लगाया गया है, मान लेते हैं बैटरी लगा दिया गया हो, 200 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है, और ये H हीट प्रोड्यूस कर रहा है। वायर का अपना कोई रेजिस्टेंस रहा होगा, यहाँ से प्रोड्यूस होने वाला हीट जो है वो H है। ओके, हमसे कहा गया इफ वायर इज डिवाइडेड इनटू n पार्ट्स एंड ऑल पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस 200 वोल्ट। अब इसको n हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया वायर को बच्चों, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, ऐसे बच्चों यहाँ पर ऐसे n हिस्सों में अगर डिवाइड कर दिया गया और इनको पैरेलल में कनेक्शन दे दिया गया, मैं आपको समझाया हूँ पढ़ाते वक्त बच्चों, पैरेलल में कनेक्शन दे दिया गया, तो यहाँ एक हिस्से का R/N होगा, अगले का R/N, अगले का R/N। मैं क्या देखूंगा कि ये कंप्लीट जो सिस्टम है R/N, यहाँ R/n कर देते हैं, R/n 2 होते, R/n/2 हो जाता, ऐसे कितने हैं, n है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर R इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ के अंदर हो जाएगा R/n का स्क्वायर। ठीक है, मैं बता चुका हूँ सब बात। यहाँ के अंदर वही पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर दिया गया, वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ दिया गया जो पहले था। अब सवाल उठा कि यहाँ पर जो हीट डेवलप होगा वो कितना होगा। बच्चों यहाँ पे जो हीट डेवलप होगा वो कितना होगा, H की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी V² डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट। पहले क्या था, H1 कह लीजिए पहले, तो H1 की वैल्यू हो जाएगा 200 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। ठीक है, इंटू टी।
और दूसरे केस में बच्चों H2 की हम बात करूं तो 200 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट, जो कि कितना है R बाई एन का स्क्वायर, R बाई एन का स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा बच्चों T। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 200 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R इंटू टी, दिस मच इज मल्टीप्लाइड बाई एन स्क्वायर। और इस प्रकार से बच्चों H2 की वैल्यू हो जाएगा एन स्क्वायर इंटू H1, ये वाली वैल्यू H1 के बराबर है। और H1 की वैल्यू सवाल के अंदर, क्वेश्चन के अंदर दिया गया है H, तो ये हो गया एन स्क्वायर इंटू H। ठीक, तो करेक्ट चॉइस बच्चों यहाँ के लिए जो आया वो होगा ऑप्शन बी। करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसीडर हियर, दिस विल बी ऑप्शन बी। ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वी हैव क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में बेटा हमसे कहा गया है अ राइज ऑफ टेम्परेचर ऑफ 4 डिग्री सी इज ऑब्जर्व्ड इन ए कंडक्टर बाई पासिंग ए करंट। एक कंडक्टर में करंट पास हुआ था और उसमें 4 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। क्यों इंक्रीज हुआ? क्योंकि हीट डेवलप हुआ होगा। हमसे कह रहा है इफ करंट इज ट्रिपल्ड द राइज इन द टेम्परेचर विल बी। ओके, क्वेश्चन नंबर बच्चों 23, यहाँ पर जो हीट डेवलप होगा वो बच्चों हमारे पास आ जाएगा आई स्क्वायर आर टी। किसी वायर का मान लेते हैं रेजिस्टेंस आर रहा हो तो आई स्क्वायर आर इंटू टी, यही इक्वल टू होगा एम एस इंटू डेल्टा थीटा, मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू टेम्परेचर में होने वाला परिवर्तन। यहाँ पे बच्चों मैं ये वाला पार्ट R और T को कांस्टेंट मानूंगा, M और S को कांस्टेंट मानूंगा। हमसे कहा गया है कि यहाँ पर आप ये बताइए कि टेम्परेचर में राइज कितना होगा, टेम्परेचर में होने वाला परिवर्तन कितना होगा। तो बच्चों टेम्परेचर में होने वाला परिवर्तन, बाकी चीज़ों को मैं कांस्टेंट मानूं तो यहाँ के अंदर टेम्परेचर में होने वाला जो परिवर्तन है वो आई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, मैं मान के चलूंगा उतनी ही देर तक करंट को फ्लो कराया गया जितनी देर पहले बार कराया गया था। यहाँ के अंदर बच्चों टेम्परेचर में होने वाला परिवर्तन मैं क्या कर रहा हूँ, करंट को 3 गुना कर दे रहा हूँ। जो करंट को 3 गुना करूंगा तो 3 का स्क्वायर टाइम्स यहाँ पर टेम्परेचर में इंक्रीमेंट बढ़ जाएगा। तो अगर अभी डेल्टा थीटा है तो बच्चों उसका 3 गुना हो, उसका 9 टाइम्स हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा आई स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर 9 डेल्टा थीटा। यहाँ पर बच्चों टेम्परेचर में होने वाला इंक्रीमेंट 9 इंटू डेल्टा थीटा हो जाएगा। और इस प्रकार से मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि पहले अगर टेम्परेचर में इंक्रीमेंट जो हुआ था वो 4 डिग्री सी का था तो अब 4 इंटू 9 जो कि हो जाएगा 36 डिग्री सी। ओके, तो यहाँ के लिए बच्चों जो करेक्ट चॉइस हमारे पास होगा वो होगा ऑप्शन डी। ओके बच्चों, करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसीडर हियर, दिस विल बी ऑप्शन डी। ओके, नाउ लेट्स मूव डाउन टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन। वी हैव क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में बच्चों कहा गया है मैग्नेटिक फील्ड वहाँ रहेगा फील्ड डीबी ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट डीएल एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर एंड एन एलिमेंट कैरिंग करंट आई इज। ओके, यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 में कुछ सॉल्व करने जैसी बात नहीं है, शायद आपको याद भी होगा। बायोट-सेवर्ट्स लॉ के अनुसार हम लोग निकाले थे डीबी, ये इक्वल टू आ रहा था म्यू0 अपान 4 पाई आई, यहाँ पर डीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर था। मैंने जब इसको वेक्टर बनाया था तो यहाँ एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया था। फिर बच्चों याद करिए जब हमने वेक्टर फॉर्म बनाना सिखाया था आपको तो आई यहाँ डीएल हो गया था, यहाँ साइन थीटा हो गया था, इंटू यहाँ के अंदर एन कैप हो गया था, ऊपर नीचे आर से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया गया था तो यहाँ आर का क्यूब और यहाँ पर आर हो गया था। डीएल इंटू आर इंटू साइन थीटा ये हो जाएगा बच्चों, इतने पार्ट को मैं देखूँ तो डीएल क्रॉस आर बन जाएगा, एन कैप भी उसके साथ बच्चों एब्जॉर्ब हो जाता है। जैसे ये बी साइन थीटा इंटू एन कैप इक्वल टू ए क्रॉस भी होता है, उसी तरह से डीएल आर साइन थीटा इंटू एन कैप इतने को मिला लें तो हम लिख सकते हैं डीएल क्रॉस आर। मैंने बताया था इसलिए जल्दी जल्दी यहाँ समझा दे रहे हैं। तो डीबी जो हमारे पास होगा वेक्टर फॉर्मेट में वो हो जाएगा म्यू0 अपान 4 पाई आई टाइम्स ऑफ डीएल क्रॉस आर, दिस होल मच इज डिवाइडेड बाई आर क्यूब। और इस तरह से बेटा जो करेक्ट चॉइस हमारे पास होगा वो होगा ऑप्शन डी। ओके,
करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसीडर हियर, दिस विल बी ऑप्शन डी। ओके बच्चों, नाउ लेट्स मूव डाउन टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहे हैं बच्चों, अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल एंटर्स ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विथ सेम वेलोसिटी, द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ द अल्फा पार्टिकल विल बी। ओके, क्वेश्चन नंबर बच्चों 25, पीरियड ऑफ रोटेशन, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है और पीरियड ऑफ रोटेशन पूछा गया, इट मीन्स वो सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, पीरियाडिक मोशन सर्कुलर मोशन वहाँ कर रहा होगा, तभी ऐसा पूछा गया है। यहाँ के अंदर बच्चों इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर गया होगा, और ऐसे एक पर्टिकुलर केस में टाइम पीरियड की वैल्यू बच्चों 2πm/qb के बराबर होता है। तो अगर मैं देखूँ टाइम पीरियड फॉर प्रोटॉन, टाइम पीरियड फॉर अल्फा पार्टिकल, इसका रेशियो क्या होगा, तो प्रोटॉन के लिए हो जाएगा 2π मास ऑफ प्रोटॉन इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन इंटू बी, और यहाँ के लिए अल्फा के लिए देखेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 2π मास ऑफ अल्फा, जो कि हो जाएगा 4m डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ ए, चार्ज इसके ऊपर हो गया। और बच्चों यहाँ पर आ गया b, यहाँ पर काफ़ी कुछ बच्चों कैंसिल होगा, 2π कैंसिल हो गया, m से कैंसिल हो गया, e से कैंसिल हो गया, b से कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, ऊपर तो सब कुछ ही कैंसिल हो गया, और यहाँ बचा 4/2 यानी कि 2, सब कुछ मिला जुला कर 1/2 आ गया। इसका मतलब बच्चों ये हुआ टाइम पीरियड ऑफ अल्फा पार्टिकल विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन। ओके, यानी अल्फा पार्टिकल का जो टाइम पीरियड होगा प्रोटॉन के कंपैरिजन में 2 टाइम्स होगा, 2 गुना होगा। और बच्चों इस तरह से करेक्ट चॉइस जो यहाँ पे हमें दिख रहा है वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट चॉइस in this particular question. Now let's enjoy question number next. We have question number 26. Question number 26 में बच्चों कह रहे हैं, two thick wires and two thin wires all of the same material and same length form the square in the 3 different ways P, Q, R as shown in the figure. Okay, यहाँ पे कहा गया है the magnetic field at the center of the square इज 0 इन केस ऑफ, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे 0 होगा कौन से सिचुएशन में। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ पर 2 थिक वायर लेंगे, 2 थिन वायर और सेम मटेरियल के सब हैं। तो देखिए पहला जो सिचुएशन दिया है, ऐसे स्क्वायर को बनाकर उन्होंने दिया है हमको, ऐसे लगभग स्क्वायर को बना के दिया है बच्चों, समझिएगा इस तरह से यहाँ पर स्क्वायर बना के दिया है। P वाले केस में आप देखें ध्यान से तो यहाँ का जो वायर है ये थिक है, ये थिक है। ओके, और यहाँ पर जो देखें ये भी थिक है, ये भी थिक है। ऐसे यहाँ से करंट जा रहा है और यहाँ से वापस आ रहा है। बच्चों दिस इज P, ये हमारे पास क्या है, P है। ऐसे ऐसे सीखिएगा। P वाले सिचुएशन में देखिए करंट जाएगा तो जितना रेजिस्टेंस करंट को इधर मिलेगा उतना इधर भी मिलेगा, क्योंकि एक मोटा एक पतला, एक मोटा एक पतला, एक थिक एक थिन, एक थिक एक थिन, तो जितना इस पाथ पे रेजिस्टेंस मिला उतना इधर मिला, तो करंट का बंटवारा हाफ हाफ होगा। जो भी करंट यहाँ पे है वही करंट यहाँ पे होगा, तो इधर वाले करंट की वजह से जितना मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड मिलेगा, ये वाले करंट की वजह से उतना मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड मिल जाएगा। पूरा मैंने समझाया था बच्चों पढ़ाते वक्त। तो यहाँ नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा, 0। सिचुएशन अगला जो हमारा है वो है क्यू। इसमें देखें यहाँ पर बच्चों सिचुएशन क्यू में इस तरह से फिर से मैं एक स्क्वायर लूप बना देता हूँ। यहाँ पर बच्चों एक स्क्वायर लूप मैंने बना दिया लाइक दिस। यहाँ पे कोई करंट यूँ गया है और यहाँ से डिवाइड होने के बाद फिर यहाँ आ रहा है। यहाँ पर इधर का टोटल सेक्शन ये थिक है, ये यहाँ से यहाँ तक का थिक है, ये देखिए। अब इधर का थिन इधर का थिक, तो जहाँ पर थिक होगा लेंथ सेम, जितना इधर उतना इधर, लेकिन ये थिक है, मटेरियल भी सेम है, तो थिक होने की वजह से यहाँ रेजिस्टेंस कम होगा, यहाँ ज़्यादा। ठीक है बेटा, थिक होने का मतलब क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस कम होगा, तो करंट यहाँ से ज़्यादा जाएगा, यहाँ से कम। अब बच्चों यहाँ पर नेट करंट जो होगा वो इसके हिसाब से देखिए इनवर्ड होगा, इसके हिसाब से, लेकिन इसके हिसाब से आउटवर्ड होगा।
तो बच्चों आउटवर्ड वाला मैग्नेटिक फील्ड कम पड़ जाएगा एज कंपेयर टू इनवर्ड, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा करंट जा रहा है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ नॉन जीरो होगा, और ये जो होगा ये बच्चों ये वाले की वजह से डोमिनेट करेगा, क्योंकि यहाँ करंट ज़्यादा जा रहा है। तो यहाँ पर बच्चों इनवर्ड हो गया, नॉन जीरो हुआ। तरह से बच्चों सिचुएशन जिसको क्यू नाम से दिया गया है, इसमें नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे नॉन जीरो होगा और इनवर्ड होगा। और जो एक सिचुएशन और दिया गया है उसको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, फिर से ऐसा ही लूप, फिर से ऐसा ही लूप ले रहे हैं। ऐसे यहाँ से आया करंट, यहाँ से गया, यहाँ पे बच्चों थिक और थिन का कॉम्बिनेशन ऐसे दिया गया, इसको थिक बनाया गया है, यहाँ पे ये थिक बना दिया गया और यहाँ पे इसको थिक बना दिया गया, ऐसे इसको थिक बना दिया गया। यहाँ के अंदर बेटा जो भी करंट यहाँ पर आया हुआ है, ये करंट फिर से यहाँ डिवाइड होगा, जितना रेजिस्टेंस सब मिला के इस पाथ पे मिलेगा उतना ही रेजिस्टेंस ये वाले पाथ पे भी सब मिला के मिलेगा। तो बच्चों यहाँ करंट की वैल्यू दोनों पाथ पे क्या होगी, सेम। करंट की वैल्यू क्योंकि दोनों पाथ पे सेम हुआ, तो इधर वाले की वजह से जितना इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, माफ करिएगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जितना इधर वाले की वजह से होगा उतना इधर वाले की वजह से आउटवर्ड होगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर यहाँ भी क्या मिलेगा बच्चों, जीरो मिलेगा। दिस इज सिचुएशन आर, पी क्यू आर। तो सिचुएशन पी क्यू आर का कंपेरिजन करें तो बच्चों नेट मैग्नेटिक फील्ड जो जीरो मिलने का कंडीशन होगा वो पी और आर में मिलेगा, ना कि क्यू में। तो बच्चों यहाँ के लिए करेक्ट चॉइस जो मेरे पास हो गया पी एंड आर ओनली, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट होगा। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ के लिए जो करेक्ट चॉइस होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में बच्चों एक वायर का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 एंड इट्स सॉल्यूशन। चलिए यहाँ पर बच्चों जो डिस्ट्रीब्यूशन हो कुछ ऐसे है, ये देखिए एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है बच्चों। यहाँ के अंदर इस तरह से यहाँ पर सिचुएशन एग्जिस्ट कर रहा है लाइक दिस। यहाँ पे कोई पॉइंट है, दिस पॉइंट इज डी, डी नहीं बल्कि वो, दिस पॉइंट इज वो, दिस डिस्टेंस इज डी एंड दिस डिस्टेंस इज आल्सो डी। यहाँ पे बच्चों करंट कोई आई गया है, यहाँ पे भी आई करंट जा रहा है। हमसे पूछा गया है कि सर आप ये बताइए जो यहाँ पॉइंट वो है, पॉइंट वो पर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यही मुझे बताना है। मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट वो पर मतलब नेट ही बताएंगे। देखिए इसको मैं मान लेता हूँ, मैंने बताया था कई टुकड़े हों तो उसको आप डिवाइड कर लीजिएगा पार्ट वाइज। पहले की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड और अगले की वजह से भी यहाँ आउटवर्ड होगा। जितना इसके वजह से होगा बच्चों यहाँ उतना इसके वजह से, क्योंकि जैसा सिचुएशन इसके लिए है वैसा ही सिचुएशन इसके लिए है। इस वायर से दूरी डी, इस वायर से भी दूरी डी है। इस वायर की वजह से बच्चों यहाँ पर जो हमारे पास सिचुएशन बनेगा, करंट जितना इस वायर में उतना यहाँ भी है। इस वायर का एक एंड फाइनाइट है यहाँ पर और एक एंड इनफाइनाइट है, बिल्कुल इसका भी एक एंड फाइनाइट है एक इनफाइनाइट है। तो हमसे मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया सेंटर के ऊपर क्या होगा, सेंटर या ओ मान लीजिए इसको, पॉइंट ओ पर क्या होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट ओ पर जो होगा बेटा, जितना वायर नंबर 1 की वजह से होगा उतना वायर नंबर 2 के वजह से भी होगा। मैं कहूँगा B1 जो कि यहाँ पर आउटवर्ड है और B2 ये भी किधर है, आउटवर्ड है। वैसे तो करना होता वेक्टर सम, लेकिन क्योंकि ये दोनों ही आउटवर्ड हैं तो सीधे सीधे मैग्नीट्यूड इसका हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ B1। ठीक है, अब रहा सवाल B1 कितना होगा। बच्चों देखो आप सभी लोग समझ चुके हो ये पूरा डिटेल में एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सेवर्ट्स लॉ जहाँ मैंने समझाया था। इस वायर को दिमाग में कंसीडर करो। यहाँ पर करंट का फ्लो यूँ हो रहा है, स्ट्रेट वायर है, दूसरा एंड इनफाइनाइट है, पता नहीं कहाँ जाके मिलने वाला है। एक एंड फाइनाइट है, ये वाली डिस्टेंस डी है और ये वाली भी डी है। तो यहाँ पर बच्चों ये 45 डिग्री बना और दूसरा एंड आप मिलाओगे तो ये कहाँ पे जाके मिलेगा, इनफाइनाइट पे मिलाना है। तो जिसको हम अल्फा कहते थे उस कैलकुलेशन में, जिसको हम अल्फा कहते थे वो 45 हो गया, जिसको हम बीटा कहते थे बच्चों वो बीटा यहाँ के अंदर कितना हो गया, 90। तो यहाँ पर सिचुएशन ये होगा
2 टाइम्स ऑफ b1, b1 का मतलब हो गया म्यू नॉट अपान 4 पाई i डिवाइडेड बाई r, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि यहाँ क्या है बच्चों d, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन अल्फा का मतलब साइन 45 प्लस साइन बीटा का मतलब यहाँ पर बीटा क्या होगा बच्चों, दूसरा एंड बहुत ज़्यादा डिस्टेंस का, बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, इनफाइनाइट है, तो बीटा यहाँ 90 होगा प्लस साइन 90 डिग्री। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, मेरे सच्चे बच्चों, मेरे बहादुर बच्चों, यहाँ नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आ जाएगा वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट अपान 4 पाई, ऐसे आ गया, दिस होल मच इज मल्टीप्लाइड बाई आई बाई डी, यहाँ पर हो जाएगा बेटा आई बाई डी, और ये आ जाएगा 1 बाई स्क्वायर रूट 2 प्लस 1, ये हो गया बेटा 1 बाई स्क्वायर रूट 2 प्लस यहाँ के अंदर आ गया 1, ठीक है बच्चों। यहाँ के अंदर इसको मैं सॉल्व करने जाऊँ तो ये आ जाएगा 1, और इस 2 को अंदर लेके जाएंगे, इस 2 को बच्चों इसके ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे तो आ जाएगा 2 बाई स्क्वायर रूट 2, यानी कि यहाँ 2 बाई स्क्वायर रूट 2 का मतलब स्क्वायर रूट 2 केवल बचा, और 2 को अंदर लेके जाएंगे प्लस ऑफ 2, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाइड बाई म्यू नॉट अपान 4 पाई, म्यू नॉट अपान 4 पाई, यहाँ पर हो गया आई बाई डी, ऐसे सीखिए स्क्वायर रूट 2 प्लस 2, तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ के अंदर 2 प्लस 1.414, यानी कि ये हो जाएगा 3.414 म्यू नॉट अपान 4 पाई आई बाई स्मॉल डी, ऐसे आ गया। अगर मैं ऑप्शन में देखने जाऊं बच्चों तो यहाँ बाई प्रिंटिंग मिस्टेक जो करेक्ट ऑप्शन है वो प्रिंट नहीं हुआ है, पहले में 0 लिखा जो कि होगा नहीं। बी में कहा गया म्यू नॉट अपान 4 पाई आई बाई डी, सर उसका लगभग 3.5 गुना 3.5 टाइम्स के आसपास उसका है, तो ये तो कहीं आसपास भी नहीं है। म्यू नॉट अपान 2 पाई आई बाई स्क्वायर रूट में 2d, नहीं ये भी नहीं हो सकता सर, तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन मैचिंग वाला नहीं है, ठीक है बच्चों, कोई भी ऑप्शन मैचिंग वाला नहीं है। तो ये क्वेश्चन अंडर जनरल मार्किंग होगा, इस पे नंबर सबको मिलेगा बच्चों, जनरल मार्किंग होगा, इस पर बोनस मार्किंग सबको मिलेगा, डोंट वरी। इसका जवाब ये होगा, जवाब आप जान लो क्या होगा, क्यों होगा, पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है ओके बच्चों। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया बच्चों, इन द गिवन फिगर द इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इनटू द मैग्नेटिक फील्ड, इट डिफ्लेक्ट्स इन द डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा। दिस इज क्वाइट इजी टू से, ऐसा मैंने बहुत सारा केस आपको बताया है बच्चों। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो हमको बना के दिया है ये रहा y एक्सिस, और यहाँ कहीं रहा बच्चों x एक्सिस। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारा इनवर्ड रहा, मैग्नेटिक फील्ड बच्चों यहाँ इनवर्ड रहा ऐसे, और जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन का बच्चों यहाँ मोशन हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन का मोशन यूँ हो रहा है, कोई वेलोसिटी से जा रहा होगा। जब इलेक्ट्रॉन यूँ चलेगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन ठहरा निगेटिव चार्ज, अगर ये पॉजिटिव होता तो नियमानुसार इसके ऊपर फोर्स अपवर्ड लगता, लेकिन क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है जो कि निगेटिव है तो इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, डाउनवर्ड, और इस प्रकार से बच्चों ये डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो डिफ्लेक्ट किधर की ओर हुआ, इसको क्या मानेंगे, इसको मानेंगे निगेटिव जेड, ठीक है, निगेटिव वाई माफ करिएगा, इसको निगेटिव वाई मानेंगे। और इस तरह से यहाँ के लिए जो करेक्ट चॉइस होगा वो होगा बच्चों ऑप्शन डी, करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसिडर हियर, दिस विल बी ऑप्शन डी। ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।